अपने बारे में पता कर सकते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा अगला वक्ता के रूप में विधानसभा प्रत्याशी जहानाबाद लोकसभा आशुतोष कुमार जी से कि आप आए और आप लोगों को ऊर्जान्वित करें और अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें और लोग के बीच में बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज पीछे तक जा रही है क्या? हाथ उठाइए, आवाज जा रही है तो ठीक है। आज इस सभा में मंच पर बैठे हमारे गार्जियन, अभिभावक, आदरणीय मोहम्मद चिराग खान जी, विश्रांत साहब, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हुआ है, जिनके प्रयास से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है, हमारी भाई और बैठे हमारे मित्र, हमारे संघर्ष के दिनों के साथी रहे, फौजी अमरेश शर्मा जी, आज इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग, अभिभावकगण और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक के युवा साथियों का आशुतोष कुमार की तरफ से क्रांतिकारी सलाम है। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम साथियों को शानदार स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और आशीर्वाद के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मुद्दत के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत कोशिश के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। 40 वर्ष उम्र तो हमारी नहीं हुई, अभी 38 ही है, लेकिन 40-45 वर्षों से यह नज़ारा देखने को दोनों वर्ग के लोगों की आंखें तरस गई। एक साजिश के तहत डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के समय का जो समीकरण था उसको ध्वस्त किया गया, उसको तोड़ा गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। हमारी ट्रेन जानी चाहिए थी दिल्ली की तरफ, उसको हावड़ा की तरफ मोड़ दिया गया। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले आज हम पर शासन करना शुरू कर दिया। और हमारी ये स्थिति हुई कि एक पार्टी मुसलमानों को और एक पार्टी हमें बंधुआ मजदूर समझने लगी। हमारी स्थिति ये हुई कि कभी इसी बिहार के 9 लोकसभा सीटों से भूमिहारों को टिकट मिलता था, अब सिमटाकर उसको 3 टिकट पर ला दिया गया। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, मोतिहारी, महाराजगंज सब छीन लिया, पिछली बार जहानाबाद भी छीन लिया। और आपके साथ क्या हश्र हुआ? 14% यादव समाज का मत मिलता है, राजद को वोट मिलता है, और 18% मुसलमान का भी वोट मिलता है राजद को। लेकिन राजद के कितने यादवों को टिकट दिया राजद ने और कितने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया, ये आपके सामने है। 18% मुसलमानों का वैल्यू 2 बेटियों के बराबर, 2 बेटियों को भी 2 टिकट दिया और पूरे 18% मुसलमानों को 2 टिकट दिया। हमारी स्थिति ये हुई कि दिल्ली, पंजाब, सूरत, हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड का, ड्राइवर का, टेम्पू रिक्शा चलाने का, अगर ये काम ना हो तो हमारे भूमिहार के बच्चे भूखे मर जाएंगे। और आपके यहाँ चूड़ी बनाने का, अंडा बेचने का, साइकिल पंचर का, गैराज में काम करने का हुनर न हो तो आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इन्होंने हमारे लिए किया।
हमारे लिए किया क्या? केवल वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया। और यही वो बिहार था जहां पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को श्री बाबू बनाया गया। और श्री बाबू किसने बनाया? इसी अरवल के रहने वाले तारिक अनवर साहब हैं। उनके भाई जी ने हमको बताया, वो घर पर बुलाए थे, बोले श्री बाबू की जीवनी पढ़े, हमने पढ़ा भी। बोले मेरे दादाजी के बारे में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने पुस्तक में अपनी जीवनी में जिक्र किया है तारिक अनवर साहब जी के दादाजी के बारे में कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू बनाने वाले वो महान शख्सियत थे जिन्होंने श्री बाबू बना दिया। हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की तस्वीर लगाते हैं बैनर में, घर में, कार्यालय में। और आज हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि तुम मस्जिद के आगे तलवार लेकर जय श्री राम करोगे तब तुम हिंदू कहलाओगे। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस धर्म के खिलाफ बोलोगे तब तुम हिंदू कहलाओगे। और ये हिंदू बनने का सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? जिनके बाप दादों ने कभी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम गए थे अरवल में, कल भी गए थे मैडम हिना साहब के चुनाव प्रचार में। जहानाबाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो एनडीए का सबसे मजबूत कोर वोटर है वो मजबूती से हमारे साथ खड़ा भी है। बावजूद इसके अपना चुनावी प्रचार छोड़कर कल हम सिवान गए थे मैडम हिना साहब के चुनाव प्रचार में। क्यों गए थे? ये संदेश देने के लिए गए थे, ये मैसेज देने के लिए गए थे कि हमारे खून में नमक हरामी नहीं है, नमक हलाली है। जब इस मगध की धरती पर जहानाबाद में, अरवल में, शाहाबाद में, पटना कमिश्नरी में, 15 जिलों में जब नक्सली लोग, जब वामपंथी लोग हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़ रहे थे, तो यहाँ पर कोई रहनुमा बनकर आए तो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे। और सिवान में हमारे झंडे जमीन पर गाड़े जा रहे थे और वहां से नक्सलियों को कोई खदेड़ने वाला शख्स हुआ तो मोहम्मद साहबुद्दीन थे। हमारे बुरे समय में जो व्यक्ति ढाल बनकर हमारे लिए खड़ा हुआ है, आज उनके गैर मौजूदगी में उनको हमारी जरूरत है तो हम भी मजबूती से उनके साथ खड़े रहें, ये संदेश देने के लिए। और रात को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमने कैंपेन किया है। केवल हवाबाजी वाला नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि आए मैडम को समर्थन दे दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और चले गए। 17 गांव का दौरा किया हम लोगों ने। मैडम की तरफ से लिस्ट मांगा हमने कि बताइए कितने भूमिहार का गांव है। सारे गांव का लिस्ट मंगाया, तमाम गांव में अपने कार्यकर्ताओं को घुमाया और इसी प्रकार से हर गांव में बैठक करके एक मुश्त एक वोट दिलवाने का वादा करवाया। और सब लोग मैडम को वोट दे रहे। हमने कहा मैडम को कि मैडम ये पहली बार नहीं है कि हमारे समाज के लोग आपको वोट देना चाह रहे हैं, पहले भी हम लोग आपको देना चाह रहे थे, लेकिन आप ऐसे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते थे जहां हम लोग का बटन नहीं दबता है। लालटेन छाप पर हमारा बटन नहीं दबेगा। और हम 2 महीने पहले भी गए थे मैडम के पास, 1.5 घंटे तक हमारी बात हुई थी। बात करते करते कई ऐसी बातें मैडम ने बताई कि उनके आंख में आंसू आ गया। और हम हैरान हुए कि क्या ऐसा भी बिना दिल वाला भी व्यक्ति होता है क्या? इतना भी मतलबी इंसान को नहीं होना चाहिए कि जिस मोहम्मद साहबुद्दीन ने लालू यादव को लालू यादव बनाया, लालू यादव को सजा होने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव के सारे कुकर्मों को अपने माथा पर लेकर पूरे जीवन अपना बर्बाद कर दिया। और उस मोहम्मद साहबुद्दीन के गुजरने के बाद उनके जनाजे में शामिल होना तो छोड़ दीजिए, उस पूरे परिवार के तरफ से, लालू परिवार के तरफ से एक फोन तक नहीं गया है मैडम हिना साहब के पास। बताते बताते उनका आंख भर आया था, रोने लगी। मोहम्मद साहबुद्दीन अमर रहे, मोहम्मद साहबुद्दीन अमर रहे। और उन्होंने बताया कि
हमारे पास फोन आया तेजस्वी जी का, बोले मैडम टिकट लेकर जाइए। तो मैडम बड़ी स्वाभिमानी है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी आज तक हमारा परिवार कभी आपसे टिकट मांगने नहीं गया है, आप लोग टिकट पहुंचाते थे, और अब यदि शहाबुद्दीन साहब नहीं है तब भी आपके दरवाजे पर टिकट के लिए गिड़गिड़ाने नहीं जाएगी हिना साहब, यदि टिकट आपको देना है तो मेरे दरवाजे पर पहुंचे। हमने एक सुझाव दिया था कि यदि टिकट दरवाजे पर पहुंचाए भी तब भी आप लात मारिए उस पार्टी को और आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मेरा वादा है कि आप रिकॉर्ड मत से जीतकर संसद भवन पहुंचिएगा। और आज उसका नतीजा है, पूरा भूमिहार समाज, पूरा ब्राह्मण समाज, जहां पर मैडम का मुख्य कार्यालय है, बीच टाउन में एक मैरिज हॉल है, बिल्कुल सजा धजा हुआ, 1 बीघा में बना हुआ बीच टाउन में, वो राजपूत भाई का है और 1 रुपया किराया नहीं लिया गया उनकी तरफ से। ये सहयोग के रूप में दिया गया। हर जाति हर धर्म के लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। सब लोग चाहते थे कि मैडम चुनाव जीते, लेकिन जिनको समझते थे कि हमारे कोर वोटर हैं फलानी पार्टी के, उसके सिंबल पर लड़ेंगे तो ये हमको वोट देंगे, हर बार वही लोग उनको धोखा दिए, हर बार वही लोग उनको धोखा दिए। और इस बार देखिए सिवान इतिहास लिखने को तैयार है। 29 तारीख को, 25 तारीख को चुनाव है सिवान में, 25 के बाद चुनाव खत्म होते ही उनकी पूरी टीम जहानाबाद आएगी चुनाव प्रचार के लिए। और 29 तारीख को मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बड़े बेटे भाई उसामा जहानाबाद इस भाई के प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आप सबसे निवेदन होगा कि उस दिन अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइए, भाई का हौसला बुलंद कीजिए। हमने कहा कि ये लड़ाई केवल या ये साथ केवल चुनाव तक के लिए नहीं, चुनाव तो आता जाता रहेगा, हर 5 साल में 3 चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, यानी कि पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, लेकिन हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। वो मिशन क्या है? वो मिशन है कि हम अपने धर्म की इज्जत करेंगे, आप अपने धर्म का इज्जत कीजिए। हम तिलक लगाएं या शिखा रखें या जनेऊ पहने, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप टोपी पहनिए, दाढ़ी रखिए, चाहे नमाज पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हम बेहतर करेंगे। हमने कहा कि जो दिखावा के लिए आजकल भाजपा के लोग टोपी पहनकर खजूर खाते हुए नजर आते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आपके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और होता है। हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे। अरे जो अपने धर्म का नहीं होगा वो आपका क्या होगा? आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो मेरा क्या होंगे? आप अपने धर्म का सम्मान करें, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, और एक दूसरे का धर्म बताता है एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना। लेकिन राजनीति में जो साजिश के तहत मंडल कमिंडल करके जो हम लोगों को बांटा गया है, इसको ठीक करना है, और ये ठीक करने की जवाबदेही हम नई पीढ़ियों की है। हम आने वाली पीढ़ियों पर ये छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों पर यदि छोड़कर जाएंगे तो एक तरफ लोग कहता है कि सवर्ण समाज विदेशी है, इसका डीएनए यूरेसी है, भारत के सवर्णों भारत छोड़ो, और दूसरे तरफ लोग कहता है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाओ। तो ये दोनों लोग को मिलकर, ये दोनों लोग को साथ मिलकर जवाब देना होगा, साथ मिलकर बताना होगा इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बाप दादों ने अपना खून बहाया है। तुम्हारे बाप दादे तो बैठकर ताली बजा रहे थे। इनको बताना होगा कि हमने अपना खून बहाया है, अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है। हम लोग श्री बाबू को मानने वाले हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी
अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब देश का आजाद हुआ तो पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को बनाया गया, जो कि भूमिहार जाति से। देश का बंटवारा होने लगा, भारत पाकिस्तान। कुछ लोग यहाँ हल्ला किए कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे, पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं, उनको भारत आना चाहिए। 50,000 की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बिहार के इसी माउर गांव में, ये बरबीघा बगल में आपका है, माउर गांव में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी से मिलने आए और उनको बोले कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बिहार में रहना चाहते हैं, हम लोग इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, हम लोग तिरंगा से प्रेम करते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, कि आप हमारे सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी ने कहा कि यदि आप इस मिट्टी से प्रेम कर रहे हैं, तिरंगा को अपना मान रहे हैं, तो एक बात लिख लीजिए, वादा है मेरा कि जब तक डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जिंदा है तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के विश्वास भरे आश्वासन के बाद 50,000 मुसलमान बिहार में उसमें रुके थे। एक मुश्त मुस्लिम समाज के लोग उनको अपना नेता मानते थे। तभी वो व्यक्ति मरते समय भी कुर्सी पर मरे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और बिहार में केंद्र बिंदु में हम ही लोग होते थे। हम लोग अपनी ताकत के दम पर सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन जब आपस में जब भाई लड़ता है तो गांव वाला तो उसका मजा लेता ही है, फर्क होता है तो जवार मजा लेता है। 4,000 गांव का हम दौरा किए हैं, चुनाव तो अब लड़ रहे हैं। आर्मी में नौकरी करते थे, 16 साल 2 महीने में आर्मी में भर्ती हो गए थे। साफ साफ बोलने की आदत है, नेताओं की तरह चापलूसी वाली आदत है नहीं। और एक सेना का सिपाही आज सांसद बनने का सपना देख रहा है, तो आप सबों के प्यार के बदौलत देख रहा है, जो आप सब हाथ पकड़ कर कह रहे हैं कि अब सिपाही नहीं तुम सेनापति हो। 4,000 गांव में हम गए हैं बिहार के 38 जिला के, नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक। कोई ऐसा गांव हमको नहीं मिला, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां पर लोगों ने बताया हो कि भाई कभी मुसलमानों और भूमिहारों में डायरेक्ट दंगा हुआ है। जहानाबाद में भी 3-4 साल पहले दंगा हुआ था, लेकिन उस दंगा का कारण कोई और था। लेकिन आज जो नई पीढ़ियों को सिखाया जाता है वो सोशल मीडिया पर अब शब्द लिखने वाला। अभी रामनवमी के समय में, रामनवमी के दिन मेरे यहाँ एक फोन आया कि मेरे बच्चे को थाना उठा कर ले गई है, भूमिहारी था वो। बोला मेरे बच्चे को थाना वाले उठा कर लेके आए। हमने कहा क्यों ले गया है? तो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा टिप्पणी किया था, तो किसी आयोग ने उसके खिलाफ शिकायत की और थाना प्रभारी लेकर गया। हमने कहा कि आप उसको छुड़वाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं या जेल भिजवाने के लिए कर रहे हैं? बोले छुड़वाने के लिए। बोले तो आप गलत जगह फ़ोन कर रहे हैं, अभी हम थाना प्रभारी को फ़ोन करेंगे कि यदि आप छोड़ने वाले भी हैं तो छोड़िएगा नहीं, इसको जेल में। सबक मिलना जरूरी है। आज यदि कोई गलत कर रहा है, आपके समाज का बच्चा कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी करता है और आप उसको संरक्षण, नहीं बेटा खूब अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने समाज का भला नहीं कर रहे, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और कटे मरेगा कौन? हमारा आपका बच्चा। नेताजी लोग तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, भाषण देकर चले जाएंगे। हमने कहा कि सबक मिलना जरूरी है। तुम किसी धर्म को अपमानित करके, तुम किसी धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को बड़ा नहीं बना सकते। इसका मतलब तुम धर्म को जानते ही नहीं। तुम चारों वेद, 18 पुराण और कुरान में कहीं दिखा दो जो किसी धर्म के बारे में टिप्पणी किया गया हो या किसी धर्म को नीचा दिखाया जाता हो। ये लड़ाई लंबी है, 1-2 दिन की बात नहीं। चुनाव तो 1 तारीख को खत्म हो जाएगा। हो सकता है
आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये चल रहा हो कि फिर चुनाव में दिखाई देंगे, फिर अगला चुनाव में दिखाई देंगे, लेकिन हम लोग माध्यम नहीं मिल रहा था आप तक पहुंचने का। कोई ना कोई माध्यम चाहिए। क्या भाई मिले माध्यम, आप तक पहुंचे हैं। गार्जियन की बात सुना, हौसला बुलंद हुआ। हमें लगा कि नहीं, अभी भी वही आग जिंदा है। दोनों तरफ आग लगी हुई है और इसको बुझने नहीं देना है, इसको बुझने नहीं देना है, इस आग को लगाए रखना है। और बिहार में फिर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का समय लौटेगा, और आज नहीं तो 10 साल समय लग जाए, लेकिन बेशक फिर से हम लोगों का समय आएगा बिहार में। फिर से ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी की है। बहुत लोग कोशिश करेंगे चुनाव में बहुत लोग कोशिश करेंगे। हमारे नेता जो ठेकेदारी लिए रहते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, जिनको बड़ा बड़ा मंत्रालय मिलता है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ में पूरे समाज को नुकसान दिलवाते हैं। उनसे स्टेटमेंट दिलवाया जाता है चुनाव के समय में कि जो मोदी को वोट नहीं देगा पाकिस्तान भेज देंगे। मुस्लिम समाज में ये मैसेज जाता है कि ये हिंदू नेता नहीं बोल रहा है, भूमिहार नेता बोल रहा है। लेकिन दरअसल वो भूमिहार नेता नहीं, और कोई भूमिहार उनको भूमिहार नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चुनाव के समय भूमिहार बनते, चुनाव बाद तो हिंदू के नेता बनते हैं। हमने तो कई बार उनको फोन करके बोला कि यदि आप वास्तव में हिंदू के नेता हैं तो जरा कटिहार और किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखवाइए, तब आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। हिंदू मुस्लिम का मामला वहां है ना, तो चुनाव के समय चाहिए आपको बेगूसराय, जहाँ 5 लाख भूमिहार वोट है, और चुनाव जीतते ही आप हिंदू के ठेकेदार बन जाते। तो इन लोगों को आगे किया जाता है, बुलवाया जाता है, लेकिन इनके झांसे में नहीं पड़ना है। कुछ आपके भी समाज के लोग होंगे जिनसे बुलवाया जाएगा, जो राजद में होंगे, जो कांग्रेस में होंगे, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना है। एक नया समीकरण बनाना है, समय लगेगा, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी कौम है, जो दोनों कौम सोच समझकर निर्णय लेने वाला कौम है। समय लगेगा, लेकिन ये प्रयास करना होगा ये सोचकर कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे दरिया से क्या पूछते हो, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साध ले अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। एक बात, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक बात नहीं, लंबा समय के लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी हर चुनाव में, हर पर्व में, जिसमें लगेगा माहौल बिगड़ा है, लेकिन उस माहौल को ठीक करने की जवाबदेही आप नौजवानों के ऊपर है। ये हम लोग ठीक करेंगे, हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। हम तमाम लोगों को समझाएं, ये बताएं, माहौल को बिगड़ने नहीं देना है। अब यदि पटरी बदल रहे हैं तो उसको बदलिए। बंधुआ मजदूरी, हमसे सिवान में एक मीडिया वाले ने पूछा कि आप हैना साहब के प्रचार में आए हैं, आपके समाज के लोग तो एनडीए के बंधुआ वोटर हैं। हमने कहा कि जो एग्रीमेंट हम लोग 40 साल से करवाए हुए थे भाजपा के साथ में, उसका डेट एक्सपायर हो गया, वो रिन्यूअल नहीं होने वाला, और 2019 में ही उसको फाड़ के फेंक दिए हम लोग। अब 2024 में उसका परिणाम सिवान में देखने को मिल रहा है, जहानाबाद में भी देखने को मिलेगा, वैशाली में भी देखने को मिल रहा है, महाराजगंज में भी देखने को मिलेगा, कटिहार में देखने को मिलेगा, आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा। जो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम लोगों ने बंधुआ मजदूरी करनी बंद कर दी। अब जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इतना एक विश्वास जरूर रखिए, इतना विश्वास जरूर रखिए, यदि इस भाई को, इस बेटे को
आप यदि मौका देते हैं संसद भवन पहुंचने का, तो आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, किसी के पक्ष में कोई कानून बने हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हमारे खिलाफ यदि कानून बनेगा तो संसद भवन में एक कुर्सी टूटेगा, वो कुर्सी आपका ये भाई तोड़ेगा। जिंदाबाद। आपकी आवाज बनेंगे जहां जरूरत होगी। बहुत वादा करके नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा वादा करके नहीं जाएंगे। हम आपका खेत में हल जोतने नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ बोझा ढोने नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ लेबर मजदूरी करने नहीं आएंगे। आपके सुख में पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन दुख में याद कीजिएगा ये आशुतोष आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। समय कम है, चुनाव का समय चल रहा है, कई गांव का दौरा करना है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन ये केवल चुनाव वाली बात नहीं है। चाचा जी, भाई जी के माध्यम से लगातार आप सबों से बने रहेंगे, और चुनाव बाद भी हम चाहेंगे कि आप लोग मौका दीजिए आपके गांव आने का, आपसे बात करने का, आपसे और भी कई पहलुओं पर चर्चा करने का। क्योंकि हम यदि मिशन लेकर चल रहे हैं तो मिशन एक चुनाव में थोड़ी सफल होने वाला है, और ये 10 दिन का या आधे घंटे के भाषण में सफल हो जाए ये संभव नहीं है। किसी बिल्डिंग को बनाने में बड़ा समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता है। इसको बड़ी चालाकी से तोड़ा गया है, हम लोग को फिर से ईंट दर ईंट बैठाकर जोड़ना पड़ेगा, समय लगेगा। हो सकता है कि हम लोगों के जीते जी वो समय नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम मरते समय ये सुकून मिलेगा कि हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है अपनी पीढ़ियों के लिए। एक मौका दीजिए, नौजवान है, काम करने की इच्छा शक्ति है, 8.5 साल तक देश सेवा करके आए हैं, आगे आप सबके बीच में जहानाबाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ लोकसभा के लिए करना चाहते हैं, यहीं का बेटा है, अभी इच्छा शक्ति है, घूमकर देख सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कहाँ क्या समस्या है। हम लोग अपने प्रमुख मुद्दा में 2 मुद्दा यहाँ पर रख रहे हैं। शिक्षा से संबंधित किसी भी समाज के विकास, किसी भी देश के विकास, किसी भी राज्य के विकास के मूल में शिक्षा होता है। हम लोग यहाँ चुनावी घोषणा पत्र में हमारी 2 प्राथमिकताएं यहाँ पर रहेंगी। पहला, डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर एक छात्रावास, और फिदा हुसैन साहब के नाम पर एक छात्रावास। जहानाबाद में एक सामान्य वर्ग जो हिंदू के हैं इनके बच्चों के लिए, और दूसरे जो अल्पसंख्यक समाज के हैं इनके बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था हम लोग जहानाबाद में कराएंगे। जहाँ बच्चे रहकर जो सक्षम नहीं है, गांव में रहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, माँ बाप बहुत रेंट देकर शहर में नहीं पढ़ा सकते, उनको रहने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। वैसे तो और साहब बीबी का मजार है, यहाँ विश्वविख्यात है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, लेकिन किसी का ध्यान हो तब तो। यहाँ सांसद का तो ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। बगल का बराबर पहाड़ है, विश्वविख्यात है, देश का पहला मानव निर्मित गुफा है, उसको यूनेस्को के माध्यम से वैश्विक पटल पर पर्यटन स्थल के रूप में, उसको टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं। इस तरह के कई बिंदुओं को हम लोगों ने खंगाला है, और उसको हम लोग अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल कर रहे हैं, और उस पर काम करेंगे। मौका आप लोग को देना है। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपने 200